हेलो फ्रेंड्स, हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में जो वर्तमान में सबसे मान्य सिद्धांत है वो है प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत। आज के इस चैप्टर में हम प्लेट टेक्टोनिक्स के माध्यम से हिमालय की उत्पत्ति को समझेंगे और साथ साथ में हम ये भी समझेंगे कि किस प्रकार से हिमालय की विभिन्न श्रेणियों के साथ साथ हिंद महासागर की भी उत्पत्ति या विस्तार प्लेट टेक्टोनिक्स के माध्यम से हुआ है। तो जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स को पढ़ रहे हैं तो दो चैप्टर प्लेट टेक्टोनिक्स पे मेरे आपको मिलेंगे विश्व भूगोल के प्लेलिस्ट में। प्लेट टेक्टोनिक्स, इसमें दो चैप्टर आपको मिलेंगे विश्व भूगोल के चैप्टर में प्लेलिस्ट में। वहां पर आप इन दो चैप्टर को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स को डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, हमने कोबर के सिद्धांत को पढ़ा था और वहां पर भूसन्नत की संकल्पना को उन्होंने बखूबी समझाया था। वहां पर एक चीज ये निकल के आई थी कि जो महाद्वीपों के विस्थापन के लिए बल वो बता रहे थे, भूसन्नति में जो नीचे की तरफ अवतरण, वहां पर वो मात खा जाते हैं। यहां पर हम प्लेट टेक्टोनिक्स के माध्यम से उसको बहुत ही बखूबी सुलझाएंगे और देखेंगे किस प्रकार से हिमालय का निर्माण हुआ। तो देखिए, प्लेट टेक्टोनिक्स जो पहले इसके कुछ बेसिक्स हम समझ लेते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक्स में क्या चीजें हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स पहले इसी को हम समझेंगे, उसके बाद ही हम हिमालय को समझ सकेंगे। प्लेट टेक्टोनिक्स का मानना है कि जो हमारा अर्थ है, जो पृथ्वी का क्रस्ट है, ये क्या है? क्रस्ट। अगर आपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी है तो आपको पता है कि सबसे ऊपर जो कठोर धरातल है चट्टानों का, उसको क्रस्ट कहा जाता है। प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत ये मानता है कि ये जो क्रस्ट है ये कई खंडों में विभक्त है, ये पूरा एक समान आवरण न होकर के ये टूटा हुआ है, कई टुकड़ों में टूटा हुआ है इस तरह से। और वो छोटे बड़े टुकड़े जो है क्या कहलाते हैं? वही कहलाते हैं प्लेट। इस तरह से गैप नहीं है इनके बीच में। आप इस तरह से समझने के लिए समझें कि जो क्रस्ट है वो कई टुकड़ों में टूटी हुई है और एक टुकड़े को कहा जाता है प्लेट। एक टुकड़े को क्या कहा जाता है? प्लेट। इस तरह से जैसे कि आप एक फुटबॉल देखते हैं तो फुटबॉल में आप देखते हैं कि इस तरह से ब्लॉक बने होते हैं। वो ब्लॉक बराबर साइज के होते हैं, लेकिन यहां पर जो पृथ्वी पे ब्लॉक हैं वो अलग अलग साइज के हैं, वो कहलाती है प्लेट। तो एक टुकड़ा क्या है? प्लेट। यह संकल्पना जो है प्लेट टेक्टोनिक्स की है। अब प्लेट क्या है? यहां पर प्लेट को समझें कि प्लेट क्या है। तो प्लेट को बताया गया है कि प्लेट एक जो है लगभग 100 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर तक मोटी हो सकती है। यानी 100 किलोमीटर भी मोटी हो सकती है, 200 किलोमीटर भी मोटी हो सकती है प्लेट। और इसमें दो चीजें शामिल हैं, यानी प्लेट में क्रस्ट को लिया गया है, इसमें क्रस्ट तो है, प्लस इसमें मेंटल का ऊपरी हिस्सा भी शामिल किया गया है। मेंटल का ऊपरी भाग। अगर प्लेट की परिभाषा आपको देनी है तो प्लेट जो है हमारे धरातल का वह कठोर भूखंड है जो क्रस्ट और मेंटल के ऊपरी भाग के मिलने से बना होता है, और यह 100 किलोमीटर मोटा या 200 किलोमीटर तक भी मोटा हो सकता है। जहां जहां पे समुद्र होते हैं वहां पर मोटाई कम होती है, और जहां जहां पर कॉन्टिनेंट होते हैं वहां पर जो है प्लेट की मोटाई ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से 200 किलोमीटर या इससे भी अधिक कहीं पर आपको प्लेट की मोटाई मिल सकती है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स में सबसे पहले हमने प्लेट को समझ लिया कि प्लेट क्या है। प्लेट एक टुकड़ा है। अब ये टुकड़े कैसे बने और ये टुकड़े गति करते हैं, इन टुकड़ों की जो गति होती है वो कहलाती है टेक्टोनिक्स। यानी टेक्टोनिक्स क्या है? प्लेटों की गति। प्लेटों की गति, प्लेट गति करती हैं। इसका तात्पर्य है कि ये जो प्लेटें हैं वो अपनी जगह स्थिर नहीं हैं, बल्कि यह गति कर रही हैं। और गतियां कई प्रकार की हैं, ये भी हम समझे थे प्लेट टेक्टोनिक्स में। हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, यहां पे हम प्लेट टेक्टोनिक्स को नहीं पढ़ेंगे, हम हिमालय की उत्पत्ति को समझना चाह रहे हैं।
लेकिन हमको वो रिवाइज करना होगा लेसन। तो हमने प्लेट को समझ लिया कि क्रस्ट के मोटे टुकड़े प्लेट कहलाते हैं और प्लेट में क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी भाग होता है और प्लेट के नीचे, अब प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत ये कहता है कि प्लेट के नीचे जो है अर्ध द्रवित अवस्था में मेंटल का भाग पाया जाता है, यानी वो तरल नहीं है, वो क्या है, प्लास्टिक जैसा तरल है, अर्ध तरल है और उसको कहा जाता है एस्थीनोस्फीयर। एस्थीनोस्फीयर या इसको हिंदी में लिखेंगे दुर्बलता मंडल लिखा जाता है। आप एस्थीनोस्फीयर ही लिखिए, दुर्बलता मंडल, समझने के लिए लिख लीजिए दुर्बलता मंडल, क्योंकि किसी किसी पुस्तक में आपको दुर्बलता मंडल लिखा मिलेगा। तो अब प्लेट टेक्टोनिक्स की 3 बातें यहां पर क्लियर हो गई। ये हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, अभी मेन चैप्टर पे आएंगे। पहली चीज जो है प्लेट है, प्लेट टेक्टोनिक्स कहता है कि प्लेटें हैं। दूसरी चीज प्लेट टेक्टोनिक्स कह रहा है कि प्लेट में जो है 2 चीजें हैं, क्रस्ट है और ऊपरी मेंटल है, यानी 2 चीजों से बना हुआ है। प्लेट जो है क्रस्ट प्लस ऊपरी मेंटल से बना हुआ है। और तीसरा कह रहा है कि प्लेट के नीचे क्या है, नीचे एस्थीनोस्फीयर है। एस्थीनोस्फीयर क्या है, वो अर्ध तरल मैग्मा है। एस्थीनोस्फीयर को आप कह सकते हैं कि यह अर्ध तरल है, अर्ध तरल मैग्मा है, यानी प्लास्टिक जैसा एक चिपचिपा पदार्थ है जो इस प्लेट को मूव करने में सहायता प्रदान करेगा। और यह अर्ध तरल मैग्मा का जो स्तर है यही कहलाता है एस्थीनोस्फीयर। तो अब अगली बात जो प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत कहता है, वो कहता है कि प्लेटें हैं वो एस्थीनोस्फीयर पर गति करती हैं, यानी स्थिर नहीं है, गति करती हैं। तो 4 चीजें निकल के आई कि प्लेट है, प्लेट 2 चीजों से मिलके बनी है और प्लेट के नीचे जो है एस्थीनोस्फीयर है और प्लेट एस्थीनोस्फीयर पे गति करती हैं। अब ये क्यों गति करती हैं, कैसे गति करती हैं, क्या क्या इसकी चीजें हैं, वो आप प्लेट टेक्टोनिक्स के चैप्टर में डिटेल से पढ़ लीजिएगा। हम उस पर नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा। तो ये 4 चीजें आपने समझ लिया। अब इन्हीं गतियों के आधार पर अब हम मेन टॉपिक पे आने की कोशिश करेंगे। इन्हीं गतियों के आधार पर जो प्लेट के किनारे होते हैं, प्लेट बाउंड्रीज, यानी जहां पर 2 प्लेटें मिल रही हैं, जोड़ है जहां पर, उस किनारे को कहते हैं प्लेट बाउंड्री। ये क्या है, प्लेट किनारा या प्लेट बाउंड्री। जहां पर जॉइंट होता है उस किनारे को प्लेट किनारा या प्लेट बाउंड्री कहा जाता है। यहां तक बात आपकी क्लियर हो जाती है। समझने के लिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि प्लेट टेक्टोनिक्स का मेन बेसिक क्या है, क्योंकि जितना हम यहां पर यूज करेंगे हिमालय की उत्पत्ति में उतना हमने आपको बताया यहां पर। इसके बाद अब दूसरी चीज पे आते हैं। ये तो आपने प्लेट को समझ लिया कि प्लेटें हैं पृथ्वी पर और वो गति करती हैं, और गति किस पे कर रही हैं, एस्थीनोस्फीयर पे। तो एक चीज आपने ये समझ ली, एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज आते हैं। पहली चीज आपने क्या समझी कि पृथ्वी का धरातल, लिख भी लीजिए क्योंकि ये ऐसे भूल जाएगा। पृथ्वी का धरातल कई प्लेटों में विभक्त है, कई प्लेटों में विभक्त है। लिखना जरूरी है, नोट्स बनाना जरूरी है, क्योंकि वही आपको रिवीजन में सहायता देगा। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया, पृथ्वी का धरातल कई प्लेटों में विभक्त है। यहां पर आप शार्ट में लिख लें कि प्लेट क्या है, प्लेट बराबर क्रस्ट प्लस ऊपरी मेंटल का कुछ हिस्सा, मेंटल का कुछ भाग बराबर 100 से 200 किलोमीटर मोटी परत होती है प्लेट। अब
प्लेट टेक्टोनिक्स कहती है कि पूरे पृथ्वी पर लगभग 7 बड़ी प्लेटें हैं। 7 बड़ी प्लेटें हैं। कौन कौन सी 7 बड़ी प्लेटें हैं उनके नाम आपको मालूम होने चाहिए। जैसे कि एक है प्रशांत प्लेट, प्रशांत प्लेट जिसपे प्रशांत महासागर स्थित है। दूसरी है यूरेशिया, यूरेशिया प्लेट। यूरेशिया प्लेट पे यूरोप और एशिया स्थित है। तीसरी प्लेट है उत्तरी अमेरिका प्लेट, उत्तरी अमेरिका। अगली है दक्षिणी अमेरिका, जिस पे दक्षिणी अमेरिका स्थित है। कुछ विद्वान उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को एक में ही गिनते हैं, तब नंबर ऑफ बड़ी प्लेट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। प्रशांत प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अमेरिका की 2 प्लेटें, और इसके बाद अफ्रीका, अफ्रीका प्लेट। अफ्रीका प्लेट पर अफ्रीका स्थित है। और इसके बाद जो है भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट। और भारतीय प्लेट को जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कहा जाता है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इसके 2 नाम हैं क्योंकि इस पे ऑस्ट्रेलिया भी इसी प्लेट पर स्थित है। तो कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6। और 7वीं प्लेट है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका प्लेट, जिसपे अंटार्कटिक महाद्वीप स्थित है। तो 7 बड़े बड़े खंड हो गए। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी में एक प्लेट है जिसपे ये उत्तरी अमेरिका, एक प्लेट है जिसपे दक्षिणी अमेरिका स्थित है, एक प्लेट है जिसपे आपका एशिया स्थित है, एक प्लेट है जिसपे आपका अफ्रीका स्थित है, एक में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया स्थित है, और एक जो है अंटार्कटिका की प्लेट है। इस तरह प्लेट हैं। बाकी इनकी बाउंड्री जहां समुद्र के बीच बीच तक है, तो पूरा धरती कहीं खुली नहीं हुई है, सब प्लेट से ढकी हुई है। तो उस पे महाद्वीप है और समुद्र भी है, किसी किसी पे समुद्र ही समुद्र है। जैसे प्रशांत प्लेट जो है वो सिर्फ सागर सागर है उस पे। तो ये जो है पृथ्वी का धरातल कई प्लेटों में विभक्त है। प्लेटें क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी हिस्सा है, इस चीज को आप समझ लिए। अब जो अगला पॉइंट प्लेट टेक्टोनिक्स कहता है कि गति के आधार पे प्लेटें गति करती हैं। प्लेटें स्फीनोस्फीयर पे, स्फीनोस्फीयर पर गति करती हैं, गति करती हैं। अब गति के कारण पे हम नहीं जाएंगे। आप यहां पे प्रश्न आपके मन में बन रहा होगा कि प्लेटें क्यों गति करती हैं और कैसे गति करती हैं, तो उसके लिए आप प्लेट टेक्टोनिक्स चैप्टर पूरी तरीके से देख लीजिएगा। प्लेटें स्फीनोस्फीयर पे गति करती हैं और गति के आधार पर, गति के आधार पर प्लेटों के 3 प्रकार के मार्जिन होते हैं, 3 प्रकार के किनारे, मार्जिन, बाउंड्री होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के किनारे हैं? एक किनारा होता है अभिसारी किनारा, अभिसारी। दूसरा होता है अपसारी और तीसरा होता है संरक्षी। आपने समझ लिया पृथ्वी पे प्लेटें हैं, तो प्लेटें जहां जहां पे जुड़ रही हैं वहां कई प्रकार की क्रियाएं हो सकती हैं। हो सकता है कि वो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। अगर प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो ये एक दूसरे से लड़ रही होंगी, तो ये हो जाएगा अभिसरण। इसको क्या कहेंगे? अभिसरण हो रहा है, यानी कन्वर्जेंस हो रहा है, कन्वर्जेंस। जब कन्वर्जेंस होगा तो वो प्लेट का किनारा, यानी इन दोनों प्लेटों का ये किनारा क्या कहलाएगा? अभिसारी किनारा, अभिसारी किनारा। और ये प्रक्रिया कहलाती है अभिसरण। और जब कभी 2 चीजें टकराएंगी तो निश्चित तौर से वहां पे इन प्लेटों का विनाश होगा, तो ये विनाशात्मक किनारा भी कहलाता है, विनाशात्मक किनारा। तो 2 नाम हो गए, अभिसारी या विनाशात्मक किनारा। दूसरे होते हैं अपसारी। अपसारी का मतलब है कि अगर प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं,
ये प्लेट इधर को जा रही, ये प्लेट इधर को जा रही है, तो यहां पर इनके बीच की दूरी बढ़ेगी। जब दूरी बढ़ेगी तो यहां से मैग्मा इसमें निकलेगा और इस दूरी को पाटेगा। मैग्मा क्या करेगा? मैग्मा यहां पर नई क्रस्ट का निर्माण करेगा, क्योंकि कोई गैप जो है वो खुला नहीं रह सकता है। अगर प्लेटें एक दूसरे से दूर बढ़ेंगी तो निश्चित तौर से बीच से मैग्मा निकलेगा। हालांकि जब आप प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे तो मैग्मा निकलने की वजह से ही प्लेटें दूर बढ़ती हैं। तो जब यहां मैग्मा निकलेगा, नई क्रस्ट बनेगी, तभी ये मैग्मा जो है दोनों प्लेटों को इधर उधर धक्का दे देगा, और इसी वजह से हो सकता है कि यहां पर अगली प्लेट से इसकी भिड़ंत हो जाए। तब ये किनारा इधर का किनारा दूसरा बन जाएगा। तो ये कहलाता है अपसरण। अपसरण यानी डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस। और ये किनारा क्या कहलाएगा? अपसारी किनारा। तो ये अपसारी जहां पर होगा वहां पर नई क्रस्ट का निर्माण होता है, इसीलिए इसको रचनात्मक किनारा भी कहा जाता है। रचनात्मक किनारा, ये चीज समझ लिया। संरक्षी का मतलब है कंजर्वेटिव। यहां पर जो प्लेटों के बीच की गति होती है, ना अपसरण और ना ही अभिसरण होता है, वो आपस में सिर्फ रगड़ती हैं। वो ना तो एक दूसरे से दूर जाती हैं और ना ही एक दूसरे से भिड़ती हैं, तो वो किनारा संरक्षी कहलाता है। इस प्रकार से 3 प्रकार के प्लेटों के किनारे होते हैं। अब यहां पे अगली बात देखिए, इतनी सब कहानी बताने का उद्देश्य ये है कि जो हम हिमालय की उत्पत्ति पढ़ने जा रहे हैं, वो हिमालय क्या है? हिमालय एक वलित पर्वत है। वलित पर्वत, अगर कभी क्वेश्चन वलित पर्वत पे भी आ जाए तब भी सेम यही प्रक्रिया रहेगी जो हिमालय की है। जो अभी प्रक्रिया हम हिमालय की पढ़ेंगे उसी को सेम अप्लाई करेंगे। तो जो वलित पर्वत होते हैं वो कहां पर बनेंगे? अभिसारी किनारे जहां पर हैं, जहां विनाश हो रहा है, या अपसारी किनारे हैं जहां पर रचना हो रही है, या संरक्षी, इन तीनों जगहों पर अलग अलग चीजें बनती हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो वलित पर्वत हैं वो हमेशा अभिसारी किनारों पर बनते हैं, यानी जहां पर अभिसरण होता है। तो जहां पर प्लेटों का अभिसरण होता है, प्लेटों का अभिसरण, अभिसरण का मतलब होता है कन्वर्जेंस। जहां पर प्लेटों का अभिसरण होता है वहां वलित पर्वत बनते हैं। वहां वलित पर्वत बनते हैं। ये एक चीज निकल के आई रिजल्ट। अब देखिए, जहां पर अपसरण होता है वहां पे हमने बता दिया कि नई क्रस्ट बनती है, तो ये ज्यादातर समुद्र के अंदर होती हैं क्रियाएं। अपसरण होता है जहां पर, जहां संरक्षी किनारा है वहां फाल्ट बनते हैं, भ्रंश भी बनते हैं। तो वलित पर्वत बनते हैं, और भी घटनाएं होती हैं, भूकंप आता है, ज्वालामुखी होती है, वो सब प्लेट टेक्टोनिक्स में आप पढ़ेंगे। हमारा सिर्फ मतलब इतने से था, वलित पर्वत का रिजल्ट हमने निकाल लिया यहां पे कि वलित पर्वत कहां पर बनेंगे? जहां पर अभिसरण हो रहा होगा। अब देखिए, प्लेट अभिसरण होने पर कुछ चीजें शर्तें हैं। जब कभी भी 2 लोग टकराते हैं, चाहे वो 2 मनुष्य हों, 2 गाड़ियां हों, और चाहे 2 प्लेटें हों, उसमें से एक व्यक्ति नीचे जरूर जाएगा, यानी एक व्यक्ति की हार होगी। एक व्यक्ति नीचे जाएगा, एक व्यक्ति उसके ऊपर आएगा। जैसे एक ट्रक आ रहा है और एक पतली सी कार आ रही है, तो कार जो है वो ट्रक के नीचे चली जाएगी। यहां प्लेटों के संबंध में यह है कि जो प्लेट भारी होती है, देखिए कभी प्लेटें पहले शुरुआत से नहीं थी, ऐसा नहीं था शुरू से प्लेटें सब टूटी हुई थी। पहले सिंगल प्लेट रही होगी, टूटी। तो जब प्लेट टूटती है, यानी 2 प्लेटें बनती हैं, तो ये बराबर में नहीं रहते हैं। एक प्लेट नीचे चली जाती है, यानी उसका सिरा डाउन हो जाता है। क्यों डाउन हो जाता है? जो प्लेट भारी होगी, जो प्लेट भारी होगी, उस प्लेट का सिरा डाउन नीचे चला जाएगा दूसरी प्लेट के, जहां पे अभिसरण प्रारंभ हो जाएगा। यानी जहां अभिसरण है वहां एक प्लेट का किनारा दूसरी प्लेट के नीचे चला जाएगा। अब कौन सी प्लेट नीचे जाएगी, कौन सी प्लेट ऊपर जाएगी, यह निर्भर करता है कि कौन सी प्लेट भारी है। तो 2 प्रकार की प्लेटें होती हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार की हैं। एक होती है
ओशनिक यानी महासागरीय, महासागरीय प्लेट, महासागरीय प्लेट होती है, एक होती है महाद्वीपीय प्लेट। देखिए जो महासागरीय प्लेट होती है वो बेसाल्ट उसमें ज्यादा होता है, वो पतली जरूर होती है लेकिन उसमें बेसाल्ट की मात्रा ज्यादा होती है, इसीलिए ये भारी होती है। और जो महाद्वीपीय प्लेट होती है उसमें बेसाल्ट कम होता है, उसमें जो है ग्रेनाइट ज्यादा होता है, तो वो जो है वो हल्की होती है, वो हल्की होती है, उसमें सिलिका वगैरह कंटेंट ज्यादा है तो वो हल्की होती है। तो अगर कहीं से प्लेट चिटकी, मान लेते हैं ये प्लेट एक पूरी प्लेट है और इधर की कुछ प्लेट महाद्वीपीय है, इधर समुद्र है और प्लेट यहां से टूट गई, तो अब प्लेट जब यहां से टूटेगी तो अब इसमें भार देखिए, इसमें समुद्र की पूरी कंप्लीट प्लेट है, इसमें आधी समुद्री है और आधी कॉन्टिनेंटल है, तो निश्चित तौर से ये प्लेट भारी है, तो ये प्लेट सबडक्ट हो जाएगी, यानी ये प्लेट इधर की तरफ झुक जाएगी, इस तरह से इधर का सिरा उठेगा तो ये इसके नीचे चली जाएगी। तो यहाँ पर यह चीज़ समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब हम हिमालय की उत्पत्ति पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टकराहट हो रही है तो कौन सी प्लेट नीचे जाएगी, तो वहाँ पर हम अभी समझेंगे कि भारतीय प्लेट जो है एक महासागरीय प्लेट है जो भारी है, इसीलिए वो नीचे जा रही है। अब आप वहाँ पे शंका करेंगे कि भारतीय प्लेट महासागरीय कहाँ है, भारतीय प्लेट पे तो भारत है, ये भारत है, तो भारतीय प्लेट नीचे क्यों जा रही है, तो हमने अनुपातिक बताया ना, भारतीय प्लेट पे हिंद महासागर ज्यादा है और वो सागर था, उस पे कॉन्टिनेंट कम है, सागर ज्यादा है, इसीलिए वो भारी प्लेट है। और जो यूरेशिया प्लेट है वो पूरी तरीके से कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो वो ऊपर रहेगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम हिमालय निर्माण की बात करते हैं। इतनी चीज आपको समझ में आ गई कि पृथ्वी प्लेटों में टूटी हुई है और प्लेटें जो हैं स्फीनोस्फीयर, जो एक अर्ध तरल मैग्मा है, उसके ऊपर गति करती रहती हैं। क्यों गति करती हैं, इसके लिए प्लेट टेक्टोनिक्स चैप्टर आपको देखना है पूरी तरीके से, क्या बल होता है, क्या फोर्स होता है, क्यों गति करती हैं। यहाँ पे सिर्फ इतना आपने समझ लिया, प्लेटें हैं, प्लेटें गति करती हैं और गति के आधार पे तीन प्रकार के किनारे बनते हैं। कहीं कहीं पे प्लेटें आपस में टकरा रही हैं जिससे उनका एक प्लेट का विनाश हो रहा है, इसीलिए वो विनाशात्मक किनारा या अभिसारी किनारा कहलाता है। जहां पर प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं वो अपसारी किनारा है, और चूंकि वहां दूर जा रही हैं तो अंदर से नया मैग्मा निकल के नई क्रस्ट वहां पर बना देता है, इसीलिए वो रचनात्मक किनारा है। और जहां पर सिर्फ प्लेटें आपस में रगड़ रही हैं इस तरह से, और ना वो एक दूसरे से दूर और ना ही एक दूसरे की तरफ भिड़ रही हैं, वो किनारा संरक्षी किनारा कहलाता है। ये चीज आई। एक चीज आपने ये समझी कि महासागरीय प्लेट भारी होती है, अगर प्लेट टूटती है तो जो प्लेट महासागरीय है वो महाद्वीपीय प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाएगी, यानी छेपित हो जाएगी, घुस जाएगी उसके नीचे। इतनी चीज, इतनी बेसिक चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो निश्चित तौर से हिमालय की उत्पत्ति आपको 1 मिनट नहीं लगेगा समझने में, बताने में मुझे जरूर 20-30 मिनट लगेंगे, लेकिन आप 1 मिनट में उसे डिस्क्राइब कर देंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम हिमालय की उत्पत्ति को समझते हैं। अब देखिए, हिमालय की उत्पत्ति को समझने के लिए आपको पैंजिया से समझना होगा। हमने आपको थोड़ा सा क्लू दिया था पिछली क्लास में कि कुछ पैंजिया नाम का था, पैंथालासा, पैंजिया, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, ये सब चीजों पे कुछ आपको हमने संकेत बताए थे। तो देखिए, पृथ्वी पर पहले क्या था, हमने बताया कि एक पैंजिया था। क्या था? एक महाद्वीप था। पैंजिया कई बार बना है, कई बार टूटा है, ये था पैंजिया। अभी हिमालय की उत्पत्ति पे ही हम आ रहे हैं, लेकिन इसको समझने के लिए आपको कहानी पहले समझ लीजिए, हिमालय की उत्पत्ति तक कैसे पहुंचेंगे, प्लेटें कैसे बनी और कौन कौन सी प्लेटें हैं। पूरा महासागर जो था वो था पैंथालासा। तो इस प्रकार से पैंजिया और पैंथालासा थे। उसके बाद में ये पैंजिया बीच से विखंडित हो गया, बीच से विखंडित हो गया और सिचुएशन आई कि इसमें जो है
दो प्रकार के लैंड बने। जो उत्तर की तरफ था उसे कहा गया अंगारा लैंड, इसे कहा गया अंगारा लैंड। ये पूरी स्टोरी पहले समझ लीजिए, तभी हम हिमालय समझ पाएंगे। गोंडवाना लैंड, उसके बाद में अंगारा लैंड का पहले विभाजन हुआ और फिर गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ। यानी इसके बाद का अगला स्टेप जो आया उसमें पृथ्वी इस प्रकार से हो चुकी थी। यानी जो उत्तरी अमेरिका निकल के आ गया और यहाँ यूरोप के साथ में यूरेशिया निकल के आ गया। ये तो ये एक बन गया यूरेशिया और एक बन गया उत्तरी अमेरिका। यानी अंगारा लैंड का विभाजन पहले हुआ। अब देखिए यही प्लेटें हैं, यही प्लेटें हैं। ये कैसे हुआ होगा? ये प्लेट टूटी होगी बीच से इस तरह, और टूटने के बाद ये हिस्सा इधर मूव कर गया, ये हिस्सा इधर मूव कर गया और इस तरह से जो है ये दूर दूर हो गए और बीच में अटलांटिक महासागर आ गया। ये क्या आ गया? ये अटलांटिका बन गया। तो ये कैसे बनेगा वो भी आप इंडियन वाला जब पढ़ेंगे तो आप महासागर भी समझ जाएंगे कैसे बन जाएगा। गोंडवाना लैंड अभी एक साथ था। गोंडवाना लैंड का विभाजन जो है वो क्रेटेशियस समय में होगा, क्रेटेशियस काल में होता है। तो यहां पर क्या क्या चीजें, यहां पर एक कॉन्टिनेंट जो टूटेगा इस तरह से था, एक जो है आपका अफ्रीका, इसी में उसको हम उसी तरह इसलिए बना रहे हैं ताकि आप समझ जाएं इसमें क्या क्या है, और इसी में कहीं इंडिया इस तरह लगा था और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया, यानी ये सब था एक ही जगह। ऐसे इसको प्रतीक रूप में हमने इसलिए बनाया कि इसमें इतनी चीजें टूटेंगी बाद में। तो ये जो है ये टोटल क्या था? ये गोंडवाना लैंड था और इस गोंडवाना लैंड और यूरेशिया के बीच में एक बहुत बड़ा सागर था और इसको कहा जाता था टेथिस सागर। टेथिस सागर, गोंडवाना लैंड और यूरेशिया के बीच में जो सागर था इसको टेथिस सागर कहा गया। इधर अटलांटिक बन चुका है, प्रशांत का निर्माण हो रहा है। अब क्रेटेशियस कल्प में यह टूटता है। क्रेटेशियस काल में क्या होता है कि यहां से इसका विभाजन होता है। ये अमेरिका इधर आ गया, ऑस्ट्रेलिया इधर मूव करा, अफ्रीका जो है इधर आ गया और इंडिया यहां से टूटने लगा, ये इधर आ गया। इंडिया जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ और जो यूरेशिया है, यूरेशिया से जा करके टकरा जाएगा, इधर अमेरिका है ये। तो ये जो क्रेटेशियस काल में इंडिया यहां से यहां मूव किया, इसी की कहानी हमें आज पढ़नी है और इसी से हिमालय और हिंद महासागर की उत्पत्ति होगी। तो पहले चलते फ्लैशबैक, थोड़ा सा आपने देखा, इसके बाद थोड़ा सा हम यहां पर आपको पूरी कहानी को संक्षिप्त तरीके से बता दें, फिर हम इसे डिटेल समझते हैं। यहां पे इंडिया है चिपका हुआ इसमें, यानी यहीं पे चिपका के इसी का भाग है। तो इस इंडिया से लेकर के यहां तक ये क्या था? ये क्या था? ये था टेथिस सागर। ये था टेथिस सागर। बात समझ लीजिए, यहीं से कहानी शुरू हो रही है। जब आप हिमालय की उत्पत्ति प्लेट टेक्टोनिक्स से समझाएंगे तो आप यहीं क्रेटेशियस काल से शुरू करेंगे। आप इसको शॉर्टकट में बता देंगे। पैंजिया का विभाजन हुआ, दो टुकड़े हुए, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, ये बना ये बना। उसके बाद क्रेटेशियस कल्प में अफ्रीका से इंडिया टूटा और ये प्लेट जो है वो इस तरह से है, यानी यहां तक इस प्लेट का बाउंड्री है, ये बाउंड्री पूरी, और इस पे सिर्फ इतने पार्ट में ये इंडिया है किनारे, और इस तरह यहां से भी टूटा, ऑस्ट्रेलिया लग गया। तो भारत की प्लेट क्या है बताइए? अब ये जो भारत की प्लेट निकल के आ रही है ये किस प्रकार की प्लेट है? इतनी प्लेट है भारत की। ये निश्चित तौर से एक महासागरीय प्लेट है, महासागरीय प्लेट। कौन सी? भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट। और इसके एक किनारे पे छोटा सा यहाँ पे पार्ट है, समझिए इंडिया इसकी तुलना में बहुत छोटा सा कॉन्टिनेंट है। तो इतनी प्लेट विभाजित हुई और यहाँ पे एक दरार पड़ गई, ये अफ्रीका के बीच में इतना दरार पड़ गया ये, और इस दरार से हिंद महासागर की उत्पत्ति हुई। अब ये इंडिया जो है मूव करके यहाँ आ जाएगा,
फिर मूव करके यहाँ आ जाएगा धीरे धीरे, और इधर का ये मिटाते जाइए, उधर आगे बढ़ाते जाइए, और टेथिस महासागर के पीछे अब यहाँ जो नया महासागर बन के तैयार होगा, ये क्या आ जाएगा, ये हिंद महासागर की उत्पत्ति हो जाएगी। अब इसी चीज को हम समझते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स के माध्यम से। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, आप प्लेट समझ गए कि किस प्रकार से इंडिया का प्लेट है, जो अब इंडिया के प्लेट में इंडिया कैसे मूव करेगा, इसी मूवमेंट को समझना है, और यहां पे किस तरह से हिमालय खड़ा हो जाएगा भिड़ंत होने पे, ये चीज हम समझेंगे। चलिए अब आ गए हम मेन अपने क्लास पे। इतनी चीज को अगर आपने समझ लिया है तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम सिर्फ प्लेट बनाएंगे, अब पृथ्वी को बनाने की जरूरत नहीं है। कि जो वहीं पे डायग्राम बना रहे हैं उसी को हम प्लेट के रूप में अब बना रहे हैं। ये हमारा अफ्रीका है, ये क्या है, अफ्रीका, ये अफ्रीका है। ये है भारत, ये भारतीय प्लेट है जो टूटी, ये क्या है, भारतीय प्लेट। और ये जो इधर है ये है यूरेशिया, यूरेशिया प्लेट। यही तो सिचुएशन बनी होगी। अफ्रीका से इंडिया की प्लेट टूट गई, टूटने का मतलब है चटकन पड़ गई इधर और इधर दोनों तरफ। अब देखिए भारतीय प्लेट पे यहां पे हमने बताया आगे एक सागर भरा हुआ था, यहां तक ये है सागर। ये कौन सा है, ये है टेथिस सागर, टेथिस सागर। अब देखिए ये इधर की सागरी प्लेट थी तो ये इसके नीचे सबडक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये भारी है, टूटने के बाद में ये सिरा इसके नीचे चला जाएगा और ये ऊपर रहेगा। और यहां पर नया समुद्र खुला, यहां पे दरार पड़ी, इसके ऊपर एक नए समुद्र का निर्माण हुआ और ये है हिंद महासागर, हिंद महासागर का प्रारंभ। अभी है नहीं, ये प्रारंभ है, हिंद महासागर का प्रारंभ। और इसके नीचे टोटल क्या है, इन सब चीज के नीचे स्फीनोस्फीयर है, इस प्लेट के नीचे स्फीनोस्फीयर है, मैग्मा है, और उसी मैग्मा की वजह से ये प्लेटें इस पे चलती हैं। यहाँ पे मैग्मा ऊपर की तरफ निकलेगा और ये मैग्मा जो है इस प्लेट को धक्का देगा इधर की तरफ। ये मैग्मा, यहाँ नया मैग्मा निकलेगा, नई फर्श यहाँ पे बनेगी, नई सी फ्लोर बनती जाएगी। मैग्मा जितना निकलेगा ये इसको इधर धक्का देता जाएगा इस भारतीय प्लेट को, और यहाँ पे नई तली बनती जाएगी। इसको कहते हैं सागर नितल प्रसरण। तो यहाँ पे कौन सी घटना होगी, यहाँ पे होगा सागर नितल यानी सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सागर नितल प्रसरण। यहां पे घटना होगी सागर नितल प्रसरण। और यहां पे कौन सी घटना होगी, यहां पर होगी प्लेट अभिसरण, अभिसरण। यहां पे प्लेटें टकराएंगी, यहां पर प्लेटें दूर जाएंगी, तो यहां पे हो रहा है अपसरण, अपसरण। और ये जो मैग्मा निकलेगा इसकी आपूर्ति यहीं से होगी, उसे भी हम आगे भी समझेंगे ये मैग्मा कहां से आ रहा है। तो पहला स्टेप ये हुआ, हिमालय की उत्पत्ति, प्रथम चरण। प्रथम चरण में क्या हुआ, क्रिटेशियस काल में, क्रिटेशियस
काल में लगभग मान के चलिए 200 मिलियन वर्ष पहले, 200 मिलियन वर्ष पहले की बात है ये। भारतीय प्लेट अफ्रीका से अलग हुई, अफ्रीका से टूटी। क्या हुआ फिर इसके बाद? अफ्रीका से टूटने के बाद में भारत और अफ्रीका के बीच सागर नितल प्रसरण प्रारंभ हुआ और हिंद महासागर का खुलना प्रारंभ हुआ। हिंद महासागर का खुलना प्रारंभ हुआ। पहले स्टेप में यही हुआ। और तीसरी चीज क्या है? भारतीय प्लेट पर यूरेशिया की तरफ टेथिस सागर था और यह किनारा यूरेशिया प्लेट के साथ अभिसरित होने लगा। प्लेट के साथ अभिसरित होने लगा। अभिसरित होने लगा। कोई कंफ्यूजन? बस 3 चीजें हो रही। देखिए, क्रिटेशियस काल में आप अगर समय ना भी दें कोई जरूरत नहीं है। भारतीय प्लेट अफ्रीका से टूट गई। टूटने से क्या हुआ? यहां पे मैग्मा ऊपर की तरफ निकला और उसने जो है प्लेट को धक्का दिया, जिसकी वजह से यहां पर जो दरार थी वो चूंकि इधर का सागरी प्लेट थी वो इसके नीचे चली गई, यूरेशिया प्लेट के नीचे चली गई। यहां पर सागर नितल प्रसरण यानी सागर की तली का विस्तार शुरू हो गया और यहां पर जहां पे यूरेशिया की तरफ का हिस्सा है वहां पर प्लेट का अभिसरण प्रारंभ हो गया। तो ये 3 चीजें प्रारंभ हो गई। ये हो गया हमारा स्टेप। अगला स्टेप क्या होगा? अब देखिए, इस घटना की वजह से क्या होगा? इधर का भाग धीरे धीरे गलने लगेगा क्योंकि ये नीचे जाएगा। नीचे जो है मैग्मा है और मैग्मा की वजह से ये प्लेट गलने लगेगी। यहां पर गलन प्रारंभ हो जाएगी। यहां पर क्या होगा? प्लेट गलेगी। यहां पे नई फ्लोर बनेगी क्योंकि ये विनाशी किनारा है और यहां पर प्लेट गिलेगी। अब देखिए आगे चल के सिचुएशन क्या हो जाएगी अगली। ये है अफ्रीका। एक बार अफ्रीका हम और बना लेंगे, उसके बाद हम अफ्रीका को नहीं बनाएंगे। अब आगे चल के क्या हो जाएगा? इधर समुद्र बनता चलाएगा। ये जो जोड़ है वो यहां आ जाएगा अब, और इस तरह और इधर भी तमाम सारा बन के आ जाएगा और इंडिया यहां पहुंच जाएगा। ये इतना हो जाएगा हिंद महासागर। और यूरेशिया ये स्थिर है अपनी जगह। अब देखिए क्या सिचुएशन बन गई। ये इधर सब नई तली बन गई। यहां पे नई तली बनना शुरू हुई थी तो वो नई तली बनती गई इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ। और ये इधर को मूव हो रहा है और यहां पर देखिए ये जो है तली धीरे धीरे गल रही थी और नीचे की तरफ जा रही थी। ये गलते गलते बहुत छोटा हिस्सा बचा है, यानी कि यहां पर जो टेथिस सागर है वो अब छोटा बचा, सकरा बचा। और ये क्या बन गया? अब ये बन गया टेथिस भूसन्नति। अब ये सकरा सागर बचा तो ये हो गया टेथिस सागर जो था वो टेथिस भूसन्नति बन गया। और यहां पर जो हिंद महासागर खुलना प्रारंभ हुआ था वो क्या हो गया? वो बहुत बड़ा सागर बन गया। अब उसको कहा गया हिंद महासागर।
यानी हिंद महासागर एक बड़ा सागर बन गया, ये फैलता चला गया और इधर का ये सिकुड़ता चला गया और ये छोटे सागर में सकरे छिछले सागर में तब्दील हो गया, उसे टेथिस भूसन्नति कहा गया। ये क्या है? ये भारतीय प्लेट है, भारतीय प्लेट, ये यूरेशिया और यहां पर ये अफ्रीका। तो इस तरह से आप देखते हैं। और यहां पर जो है नीचे इसके सब स्फीनोस्फीयर है, मैग्मा है और यहां पे मैग्मा निकल रहा है, नई तली बन रही है जो इसको इधर धक्का दे रही है और यहां पर आकर के ये भिड़ रहा है। यहां पर क्या होगा? अब हम इतनी चीज को जूम करेंगे। ये दूसरा स्टेप है, ये पहला स्टेप हो गया, ये आपका दूसरा स्टेप है। यानी दूसरा क्या हुआ आगे? फोर्थ पॉइंट पे लिखेंगे। यहां पे घटना क्या हुई? यूरेशिया प्लेट के नीचे अभिसरित होने लगा। तो अब क्या होगा? हिंद महासागर, हिंद महासागर का सागर नितल प्रसरण, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, हैरी हैस नाम के जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने यह सिद्धांत दिया था सागर नितल प्रसरण का। प्लेट टेक्टोनिक्स के चैप्टर में आप इसे देख लीजिएगा। हिंद महासागर का सागर नितल प्रसरण हुआ, प्रसरण होने से विस्तार हुआ। क्या हुआ? विस्तार हुआ और टेथिस सागर का भारतीय प्लेट के यूरेशिया प्लेट के नीचे, यूरेशिया प्लेट के नीचे अभिसरित होने से, छेपित होने से, अभिसरित सबडक्ट हो गई, अभिसरित होकर गलने से टेथिस सागर क्या हुआ? टेथिस सागर संकुचित हुआ, यानी छोटा होता गया, संकुचित होता गया। तो यहां पे हम देख रहे हैं हिंद महासागर का तो विस्तार हुआ, इसकी तली का विस्तार हुआ और टेथिस सागर छोटा होता गया। अब यहां पे एक चीज आपको ये समझ लेनी चाहिए यहीं पर कि ये जो प्लेट यहां पे गलती है, ये कहलाता है, जहां पे प्लेट आकर के पूर्णतया गलती है इसे कहते हैं बेनी ऑफ जोन। इस क्षेत्र को कहा जाता है बेनी ऑफ जोन। यहां पे क्या है? यहां पे हाई प्रेशर है और हाई टेम्परेचर है, दोनों चीजें, प्रेशर भी हाई है, टेम्परेचर भी हाई है। यहां पर आकर के प्लेट गलती है, यहां प्लेट गलकर मैग्मा बनता है। गलकर क्या बनेगा? मैग्मा। कोई भी चट्टान जब गल जाएगी तो वो एट लास्ट मैग्मा ही बने जाएगी, क्योंकि मैग्मा से ही चट्टान बनती है और गलने के बाद वो फाइनली मैग्मा में ही तब्दील हो जाएगी। और यही मैग्मा जो है वो निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि मैग्मा की अधिकता हो जाएगी। यहां पर क्या हो जाएगा? मैग्मा अधिक हो जाएगा, मैग्मा की अधिकता, और यही मैग्मा मूव करेगा इधर को इस तरह से और यहां इस तरह निकलता रहेगा। यानी जो साइकिल है इसके अंदर मैग्मा का एक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, जिसको कहा जाता है कन्वेक्शनल करंट ऑफ मैग्मा। मैग्मा की संवहनी धारा चलने लगती है, अंदर गोल गोल घूमने लगता है मैग्मा, इधर से गलता है और यहां निकलता है, यहां नई तली का निर्माण होता है और इधर से गल करके जो तली है टेथिस सागर की वो गलती जा रही है। कुछ मैग्मा जो है यहां इधर भी निकलने की कोशिश करेगा, तो यहां पे ज्वालामुखी की क्रियाएं होंगी। अब देखिए यहां पे ये चूंकि मोटी चट्टान है तो यहां पे इसके अंदर जा करके वो चट्टाने बनाएगा, आपने ज्वालामुखीता में पढ़ा था। कुछ ज्वालामुखी ऊपर फूट भी जाएंगे, ज्वालामुखी होगा, भूकंप होगा। जहां जहां पर भी अभिसरण है वहां ज्वालामुखी की घटनाएं, भूकंप की घटनाएं ये होती रहती हैं। जैसे कि वर्तमान में अगर आप टेथिस सागर का बचा हुआ हिस्सा जो भूमध्य
सागर के रूप में है। वहां पर आप देखें तो स्ट्राम्बोली जैसी जो ज्वालामुखी हैं वो सब अभिसरण का ही परिणाम है। वहां पर अभिसरण चल रहा है, इसी वजह से वहां पर ज्वालामुखी की क्रियाएं होती रहती हैं और वो टेथिस सागर ही है जो धीरे धीरे संकुचित हो रहा है। वैसी ही कंडीशन कभी यहां पर बनी होगी और यहां पर भी भूकंप और ज्वालामुखी की क्रियाएं होती रही होंगी। और साथ साथ में क्या चल रहा होगा, अब यहां पर दोनों तरफ से जो है अवसादों का जमाव भी चलता रहा होगा। तो यहां पर अब अगला स्टेप क्या हो जाएगा, अब हम इधर का ये नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ इतने पार्ट को बनाएंगे। इधर से ये इंडिया, ये इंडियन प्लेट जो नीचे जाएगी और इधर से यूरेशिया की प्लेट जो ऊपर है, इस तरह से ये यूरेशिया और ये है इंडिया की प्लेट जो नीचे जा रही है। अब इधर की प्लेट ये हिंद महासागर इधर हो गया। यहां पर ये टेथिस भूसन्नति बन गई है। अब ये क्या है, भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट, ये है यूरेशियन प्लेट, यूरेशिया जिसपे यूरोप और एशिया है, यूरेशिया प्लेट। ये है टेथिस भूसन्नति, क्या है, टेथिस सिंक्लाइन, जियोसिंक्लाइन भूसन्नति, टेथिस भूसन्नति। पहले टेथिस बहुत बड़ा सागर था, उसी में से हिंद महासागर निकल आया और वो टेथिस छोटा हो गया, टेथिस भूसन्नति बन गया। और इसी में जो है अवसाद, दोनों तरफ से नदियां आकर के गिर रही हैं, नदियां क्या ला रही हैं, अवसाद। यहां पे अवसाद जमा होना शुरू हो जाएंगे, इसी भूसन्नति के अंदर जो है अवसाद जमा हो रहे हैं, सेडिमेंट्स, अवसाद का जमाव। तो अगला स्टेप यहां पर क्या हुआ कि 4 के बाद 5वां नंबर आप लिखेंगे, टेथिस भूसन्नति में, टेथिस यहां पर हमने लिखा था हिंद महासागर बड़ा हो गया और भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे क्षेपण यानी सबडक्शन होने की वजह से जो है टेथिस सागर संकुचित हो गया। और यहीं पे बढ़ा लें, और टेथिस भूसन्नति बनी, और टेथिस भूसन्नति बन गई, छिछला सागर, सकरा लंबा सा सागर बन गया। ये टेथिस भूसन्नति यहां हिमालय से लेकर के पूरा भूमध्य महासागर तक लंबा लंबा सागर जो है बनके तैयार हो गया। उसी में तमाम फोल्डिंग माउंटेन्स बने हैं, हिमालय भी उसमें से एक है। तो टेथिस भूसन्नति बन गई। अब टेथिस भूसन्नति में बाकी कोबर का जितना भी सिद्धांत था वही यहां पर पूरा अप्लाई होगा। टेथिस भूसन्नति में दोनों तरफ से नदियां आकर के अवसाद जमा करती थीं, दोनों तरफ से नदियां अवसाद लाकर जमा करती थीं, अवसाद लाकर जमा कर रही थी, यानी वहां पर अवसादों का जमाव चल रहा था बहुत बड़ी मात्रा में। और ये सब लाखों वर्षों तक चलने वाली प्रक्रिया है। ये समय आ गया है जब अब यहां पर ये भारत जो है बढ़ते बढ़ते ये बिल्कुल निकट आ गया यूरेशिया के, और यहां पर अब ये सागरी प्लेट जो है वो पूरी तरीके से गल चुकी है। अब यहां महाद्वीप और महाद्वीप भिड़ रहे हैं, यानी भारत की भूमि और यूरेशिया की भूमि बहुत पास आ गई है और इधर पूरा हिंद महासागर डेवलप हो चुका है। टेथिस भूसन्नति में दोनों तरफ से नदियां अवसाद ला करके जमा कर रही थीं। अब अगला स्टेप क्या है, इसको मैं मिटाऊंगा और यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अगला स्टेप क्या हुआ। चित्र नहीं मिटाएंगे क्योंकि चित्र को पूरा हम एक बार फिर से भी रिवाइज करेंगे, टेक्स्ट मिटाए दे रहे हैं। अब क्या होगा, देखिए यहां पर समझ लीजिए, अभी तक ये जो प्लेट थी वो नीचे जा रही थी, यहां पे अवसाद आकर के जमा हो रहे थे, लेकिन अब यहां पर जो पतली क्रस्ट थी जो ओशनिक थी वो पूरी तरीके से गल गई है और यहां पर अब महाद्वीप और महाद्वीप भिड़ रहे हैं, यानी
ऊंचे महाद्वीप टुकड़े भिड़ रहे हैं, तो अब क्या होगा, ये अवसाद को दबाना प्रारंभ कर देंगे। जो इसके बीच में अवसाद है इसको दोनों तरफ से दबाना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि भारतीय प्लेट जो है बहुत तेजी के साथ इधर मूव कर रही है, और इसके मूवमेंट का जो बताया गया है वो 18 सेंटीमीटर पर ईयर उत्तर की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ 18 सेंटीमीटर प्रति वर्ष ये इधर की तरफ प्लेट जो है वो मूव कर रही है, और एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर रही थोड़ा थोड़ा, क्योंकि भारत पहले जब बढ़ा था तो इस तरह से था, और बाद में धीरे धीरे ये इस तरह सीधा हो जाए। इन्हें इधर को भी इसकी मूवमेंट दिखाई पड़ती। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय प्लेट का मूवमेंट क्या है, उत्तर पूर्व की तरफ था और एंटी क्लॉकवाइज भी। तो अगला स्टेप जो आएगा वो इस तरह से आप बना लें पूरा, और इसी डायग्राम में पूरा आप समझ लेंगे। यहां से इंडियन प्लेट ये नीचे बना लीजिए इस तरह से, और फिर यहां से शिवालिक, मिडिल हिमालय, ग्रेटर हिमालय, तिब्बत, कुनलुन, ये जो है पूरा बनके तैयार हो गया पर्वत आपका। इसको हम डिस्क्राइब करेंगे कैसे बना। ये आगे पूरा यूरेशिया प्लेट, ये क्या है, यूरेशिया प्लेट, ये है भारतीय प्लेट। भारतीय प्लेट। अब यहां पर जो हम ये थोड़ा सा रेड से बना देते हैं, क्योंकि इसी के लिए चैप्टर है, इसी को हम समझने जा रहे हैं। यही 3 हिमालय कैसे बन करके तैयार हुए। तो ये है हमारा शिवालिक, शिवालिक। ये है मध्य हिमालय, ये है महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय। आप चाहें तो इसके आगे काराकोरम भी बना सकते हैं। ये है तिब्बत, और ये है कुनलुन, कुनलुन। चलो वहां लिखने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ हिमालय तक समझ लेंगे, क्योंकि इतना ही हमारा उद्देश्य है। आगे आप समझ लीजिए, आगे चाइना का पर्वत वगैरह है। तो यहां पर यह है बेनी ऑफ जोन, बेनी ऑफ जोन। यहां पे सब मैग्मा है नीचे, मैग्मा यहां भी बल लगाता है, बाकी मैग्मा इधर वापस जा रहा है। मैग्मा का जो प्लेट का प्रवाह इधर को है और मैग्मा का प्रवाह इधर को है, ठीक है। तो ये जो है मैग्मा इधर जा रहा है, प्लेट इधर आ रही है, प्लेट का प्रवाह दूसरी तरफ है, मैग्मा का प्रवाह विपरीत है, और ये उधर जाके यहां निकल रहा है हिंद महासागर में। यहां जो अब निकल नहीं सकता तोड़ के, लेकिन भूकंप पेटी क्षेत्र में हिमालय अब भी आता है। अब देखिए इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, क्या हुआ। यहां पर तक हमने देख लिया कि टेथिस सागर में अवसाद आकर के जमा हो रहे थे। अब देखिए यहां पर भारतीय प्लेट, भारतीय महाद्वीप, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य टेथिस सागर में, टेथिस सागर में और अधिक दबाव बढ़ने पर, और अधिक दबाव बढ़ने पर उसमें भरे अवसाद, उसमें भरे अवसादों का वलन हो गया, फोल्ड हो गए। वलन मतलब फोल्ड, फोल्डिंग, वलन हो गया, जो 3 चरण में हुआ। 3 चरण में क्रमशः
महान हिमालय। पूरा सेंटेंस लिख लीजिए, समझने में आसानी रहेगी। देखिए, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य तैथिस सागर में और अधिक दबाव बढ़ने पर उसमें भरे अवसादों का वलन यानी फोल्डिंग हो गया, जो 3 चरण में क्रमशः महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक बाह्य हिमालय, शिवालिक के रूप में सामने आया अलग अलग समय में। अब इसमें 3 है। देखिए, जो पहला फोल्ड पड़ा, प्रथम फोल्ड, प्रथम वलन जो माना जाता है, वो मानते हैं कि पेलियोसीन प्लस ओलिगोसीन प्लस इयोसीन तक समय में, यानी खास करके ओलिगोसीन और इयोसीन समय तक जो है ये प्रथम वलन पड़ा और इसका जो है महान हिमालय का निर्माण हुआ। महान हिमालय यानी सर्वप्रथम जब इसमें दबाव बढ़ा यहां पर, तो पहले एक फोल्ड पड़ा। ये बहुत ऊंचा फोल्ड है, सबसे ऊंचा यही फोल्ड है, महान हिमालय। ये कहा जाता है कि इसमें जो है ओलिगोसीन और इयोसीन काल, अगर आपको काल नहीं याद आ रहे हैं, फिर भी अगर आप सेंटेंस पूरा करते हैं कि जब प्रथम वलन पड़ा तो महान हिमालय का निर्माण पहले हुआ, और महान हिमालय जब लगभग महान हिमालय बना और ये 4000 से 6000 मीटर ऊंचा हो गया, 4000 से 6000 ऊंचा मीटर हो गया, तो क्या होगा। अब यहां पे हर चीज हम नोट नहीं करेंगे, आप नोट कर लीजिएगा, यहां पे इतनी जगह नहीं है। तो जब 4000 से 6000 मीटर ऊंचा हो गया हिमालय, तो फिर क्या हुआ, ये इधर की हवाओं को रोकने लगा, यानी अब यहां भारत की धरती पर मानसूनी वर्षा प्रारंभ हो गई, क्योंकि इधर से जो बंगाल की खाड़ी या हिंद महासागर की तरफ से हवाएं आ रही थी, उन हवाओं को यह महान हिमालय रोकने लगा। तो इस वजह से यहां पर बारिश प्रारंभ हो गई, और जब ये 6000 ऊंचा मीटर हो गया तो यहां पर ऊपर जो है ग्लेशियर वगैरह सब डेवलप हो गए। यहां पर भाई आइसलाइन कितने से स्टार्ट हो जाती है, हिमरेखा स्टार्ट हो जाती है आपकी 4400 मीटर से ही, 4400 मीटर लगभग से वहां से बर्फ मिलना शुरू हो जाती है, तो वहां हिमरेखा हम पढ़ेंगे, हिमालय को जब पूरी तरीके से पढ़ेंगे वो सिर्फ चीजें डिस्कस करेंगे। यहां पर सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि जब ये ऊंचा पर्वत बन गया तो फिर इस क्षेत्र में बारिश ज्यादा होने लगी, और ये चूंकि ऊंचा हो गया था तो इसके ऊपर बर्फ भी जमा हो गई, ग्लेशियर बन गए, तो वहां से बहुत सारी नदियां भारत की तरफ उतरने लगी महान हिमालय से। तो उन नदियों ने हिमालय को काट काट करके यहां पर जो बची हुई टेथिस सागर थी उसको और भर दिया। ये सब स्टेप आप लिखेंगे, उसको और भर दिया, तो जो है दूसरा वलन पड़ा। अब दबाव तो बढ़ ही रहा है, प्लेट तो इधर को भारतीय प्लेट मूव ही कर रही है, और यहां पर देखिए बहुत जल्दी भर गया और ज्यादा मटेरियल। अब द्वितीय वलन पड़ा, यानी द्वितीय वलन, और द्वितीय वलन पड़ा आपका मायोसीन काल युग में पड़ा, और मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। मध्य हिमालय बना। उसके बाद महान हिमालय और मध्य हिमालय से नदियां मलबे को काट काट करके यहां पर ला करके भरने लगी। अब यहां पर जो है एक बहुत पतला सकरा, बहुत पतला, बिल्कुल एक समझ लीजिए एक नदी, बड़ी नदी के समान ही टेथिस सागर रह गया। यानी ये टेथिस सागर इतना पतला हो गया कि उसको एक नदी की संज्ञा दी गई है। आप नोट कर लें कहीं पे, उसको कहा गया, यानी यहां पर अब एक नदी जैसी रह गई थी, उसको कहते हैं शिवालिक नदी। कभी आपसे पूछा जाए कि शिवालिक नदी कहां थी, तो जो लास्ट में महान हिमालय और मध्य हिमालय बन जाने के बाद में
जो पतला टेथिस सागर बच गया था, जो पूरब से पश्चिम, जिसमें पूरब से पश्चिम बहाव हो रहा था जल का, वो कही जाती है शिवालिक नदी, या इसको कहा जाता है इंडो ब्रह्म नदी। इंडो ब्रह्म नदी, इसको इंडो ब्रह्म नदी भी कहा जाता है, जो पूरब से पश्चिम बह रही थी, यानी ब्रह्मपुत्र की तरफ से उल्टा बह रही थी, इधर को आगे आ रही थी। तो इंडो ब्रह्म नदी या शिवालिक नदी, वहां पर पतला जो सागर बचा था उसी को कहा जाता है। कभी आगे हम जब डिस्कस करेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह को, और हम डिस्कस करेंगे भी, और बहुत से चैप्टर आएंगे, उसकी चर्चा आएगी तो वहां पे हम डिस्कस कर लेंगे। तो शिवालिक नदी आप याद रखिएगा, शिवालिक नदी या इंडो ब्रह्म जो रिवर थी वो क्या थी, तो आप वहां पे उत्तर देंगे कि जब टेथिस सागर के वलन पड़ने की वजह से अवसाद जो उसमें था, उसका वलन पड़ने से महान हिमालय बना, उसके बाद में महान हिमालय से नदियां उतर करके आई, शेष टेथिस सागर को भरा, दबाव बढ़ता ही जा रहा था क्योंकि प्लेट अब भी मूव कर रही थी, प्लेट मूव कर रही थी, तो मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। फिर मध्य हिमालय बन जाने के बाद में जो टेथिस सागर था वो बहुत पतला एक नदी समान ही रह गया था, उसको शिवालिक नदी कहा जाता है। वो पूरब से पश्चिम प्रवाहित होती थी और उसी को इंडो ब्रह्म नदी भी कहा जाता था। उसी में अवसाद जो है आकर के भरते रहे और वो पट गया और दबाव बढ़ता ही गया, जिसकी वजह से जो है वहां पर एक नया वलन पड़ा और उसे शिवालिक हिमालय कहा जाता है। यानी अब तृतीय वलन पड़ा, तृतीय वलन पड़ा जाकर के आपका प्लायोसीन में, प्लायोसीन काल युग, इसमें बना शिवालिक। इसमें कहा जाता है कि शिवालिक का निर्माण हुआ, शिवालिक हिमालय, इसको बाह्य हिमालय भी कहा जाता है और सबसे नवीन यही है। पूरा हिमालय ही नवीन पर्वत है, अल्पाइन प्रकार का पर्वत है, तो ये जो है आपका शिवालिक हिमालय सबसे लास्ट में बना। और उसके बाद में अब भी जो है नदियां उतर उतर करके यहाँ पे क्या निर्माण कर रही हैं, यहाँ पे मैदान का निर्माण कर रही हैं। जो आप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार का मैदान देखते हैं, वो सब अब मैदान बन गया है। तो क्या अब फिर से वलन पड़ेगा या यूपी और बिहार ये सब इसके नीचे चले जाएंगे? अब नहीं जाएंगे, क्योंकि अब इसकी स्पीड बहुत कम हो गई, क्योंकि अब यहाँ महाद्वीप भिड़ गए। देखिए पहले यहाँ पर थी ये पतली प्लेट अंदर जा रही थी, ये भारी प्लेट थी इसीलिए ये अंदर जा रही थी, लेकिन जब ये भाग महाद्वीपीय भाग आकर के भिड़ गए हैं तो अब जो है इसकी स्पीड कम हो गई है, लेकिन अब भी जो है यह 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से जो है क्षेपित हो रही है और इसी वजह से हिमालय का उत्थान अब भी हो रहा है। थोड़ा थोड़ा करके हिमालय अब भी ऊंचा होता जा रहा है। तो यहां तक आपने समझ लिया। इसका एक स्क्रीनशॉट आप पहले ले लीजिए, फिर हम इसके ऊंचाई बढ़ने पर भी थोड़े 2 बिंदु लिख दें यहाँ पे स्क्रीन पे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। देखिए ये आपने नोट कर लिया या स्क्रीनशॉट ले लिया है। 2-3 चीजें यहाँ पे समझ भी ले। देखिए सारी चीजें मैं बोर्ड पे लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप लिख जरूर लीजिएगा, क्योंकि बोलते हैं जो चीजें वो भूल जाएंगे बाद में आप, और लिखी हुई चीजें आप हमेशा रिवाइज कर लेंगे। जो भी मैंने शिवालिक नदी ये सब कुछ कैसे बना वो सब आप लिख लीजिएगा। किस प्रकार से महान हिमालय बना, उसके ऊपर बर्फ बनी, क्योंकि वो 6000 मीटर ऊंचा हो गया था, इस वजह से मानसूनी बरसात प्रारंभ हो गई। ये आप मानसून वाले चैप्टर में पढ़ेंगे भी, किस प्रकार से हिमालय रोकता हवाओं को। उस वजह से यहाँ नदियाँ और तेजी से हिमालय को काट करके शेष बचे हुए टेथिस सागर को भरती रही अवसाद से, इसीलिए मध्य हिमालय जल्दी तैयार हो गया। महान हिमालय को बनने में काफ़ी समय लगा, लेकिन मध्य हिमालय जल्दी तैयार हो गया और शिवालिक उससे भी जल्दी तैयार हो जाता है। और यहाँ पर यह भूकंपी पेटी में क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर जो बेनी ऑफ जोन वो जगह होती है जहाँ पर प्लेट जाके गलने लगती है नीचे।
तो यहाँ पर जो मैग्मा, नया मैग्मा बनता है, वो नया मैग्मा चूंकि अंदर तो प्रेशर मेंटेन रहेगा ना, तो वो मैग्मा निकलने की कोशिश करता है, जहां तक ये चट्टानों को तोड़ फोड़ करके अंदर घुस पाता है वहां तक घुस जाता है। लेकिन अब चूंकि क्रस्ट पतली नहीं रह गई है, इसीलिए ये ज्वालामुखी के रूप में तो ऊपर नहीं जा सकता है, लेकिन ये नीचे से प्रेशर मारता है, इसीलिए भूकंपीय क्षेत्र में आता है हिमालय। और यही मैग्मा जब यहाँ निकल नहीं पाता है तो ये मूव करता है इधर की तरफ, और भारतीय प्लेट में भी धक्के मारता है, ये जिधर जिधर जाएगा उधर धक्के मारेगा। इसीलिए आप देखते हैं कि जब प्रायद्वीपीय पठार महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में जाइए, वहां पर भूकंप ज्यादा आता है। तो आप कहेंगे यहाँ शुरुआत में यूपी वगैरह में क्यों नहीं आता है? क्योंकि यहाँ पर ये जो बिछा हुआ है मलबा, ये बिल्कुल गद्दे का काम करता है, ये भूकंप के झटकों को झेल लेता है क्योंकि ये मुलायम चट्टान है। और वहां पर है पठार जो बहुत बिल्कुल कड़क है, जो एक जगह मैग्मा का ठोकर लगता है तो वो झंझना जाता है पूरा प्रदेश। और वहीं पर एक क्रैक पा करके, आपको बताया था कि क्रिटेशियस काल में एक क्रैक पा करके वहीं पे डक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था। जब यहाँ पे प्लेट टकराई थी शुरू में ही डक्कन ट्रैप बन गया था, एक जगह पे क्रैक पा गया था तो मैग्मा निकल आया था महाराष्ट्र में, जो इसको डक्कन ट्रैप कहा जाता है। तो अगर मौका पा जाएगा तो अब भी निकल आएगा, लेकिन अब इतना मजबूत है और मैग्मा का फॉर्मेशन भी कम हो रहा है, क्योंकि प्लेट अब सिर्फ जो है 2 सेंटीमीटर, अब भी आप नोट कर लें, 2 सेमी पर वर्ष अब भी प्लेट, कौन सी? भारतीय प्लेट, अब भी भारतीय प्लेट उत्तर की तरफ बढ़ रही है, 2 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष बढ़ रही है। प्रारंभ में जब यहाँ 18 सेंटीमीटर की देखिए स्पीड थी प्रतिवर्ष, अब यहाँ स्पीड 2 सेंटीमीटर, और ये भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो इस वजह से जो है 100 वर्ष में, लगभग 100 वर्ष में महान हिमालय जो है 20 सेंटीमीटर उठ जाता है। और यही 100 वर्ष में शिवालिक, अगर बात करें, शिवालिक ज़्यादा उठ जाता है। शिवालिक जो है 10 मीटर तक उठ जाता है, 10 मीटर तक उठ जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा फोल्डिंग हो रही, यहाँ पर अब कम हो पा रहा है। तो महान हिमालय 20 सेंटीमीटर तक और शिवालिक 10 मीटर ऊंचे तक उठ जाता है। कैसे पता चलता है कि ये उठ जाता है? यहाँ की नदियां अब भी जो है अपनी घाटियों को गहरा कर रही हैं, ये सबूत हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय अब भी उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है, तो कहेंगे हाँ बिल्कुल उठ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो झीलें हैं उनकी तली जो है ऊपर की तरफ उठ जाती है। उससे पता चलता है यहाँ की नदियाँ अब भी अपनी घाटियों को गहरा करती जा रही हैं। इसका मतलब है कि वो अभी युवा अवस्था में है, तो हिमालय का उत्थान चल रहा है, इसीलिए वो घाटियाँ और गहरी होती चली जाती। देखिए यहाँ पर 2 घाटी क्षेत्र बन रहे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे ये क्या है। जो महान हिमालय मध्य हिमालय के बीच में देखिए घाटी बन रही है, कश्मीर वैली है। यहाँ देखिए मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में ये दून वैली है, देहरादून वगैरह, ये जम्मू कश्मीर वगैरह यहाँ बसे हुए इस घाटी में, देहरादून वगैरह सभी इस घाटी में बसे हुए हैं। तो दून और आगे हम घाटियाँ इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। अब ये तिब्बत का पठार जो है इसको भी समझ लीजिए, हालांकि आपको हिमालय के उत्थान में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तिब्बत जो है वो मटेरियल है जो हिमालय की तरह ऊंचे फोल्ड नहीं हो पाया, यानी मध्य पिंड है। इसको क्या कहा था? मध्य पिंड है, ऊंचा एक पठार बन गया और इधर भी फोल्ड पड़ा था। कोबर ने बताया था कि भूसन्नत के दोनों सिरों पर फोल्ड पड़ते हैं। तो इधर हिमालय बना, यहाँ जो है मध्य में पठार बना और इधर भी एक पर्वत बना जा करके। चलिए एक बार पूरी चीज को हम रिवाइज कर देते हैं। देखिए कैसे। प्रारंभ में हमने बताया कि भारतीय जो प्रायद्वीपीय भाग है वो अफ्रीका से लगा हुआ था। आप यहीं से स्टोरी शुरू कर सकते हैं। क्रिटेशियस काल में भारतीय प्लेट का अफ्रीका की प्लेट से विखंडन हुआ और वहां पर सागर नेतल प्रसरण प्रारंभ हो गया, जिससे हिंद महासागर का वहां पे खुलना प्रारंभ हो गया। भारतीय प्लेट पर जो है टेथिस सागर स्थित था, जो यूरेशिया प्लेट और भारतीय प्रायद्वीप के बीच में स्थित था।
वो बहुत बड़ा सागर था और उसका उत्तरी सिरा, भारतीय प्लेट का उत्तरी सिरा यूरेशिया प्लेट के नीचे सबडक्ट हो गया, क्योंकि यह एक महासागरीय प्लेट थी जो भारी थी, यूरेशियन प्लेट से भारी थी, इसीलिए इसका उत्तरी सिरा यूरेशिया प्लेट के नीचे जाकर के अभिसरित होने लगा। सागर नितल प्रसरण की वजह से भारत की प्लेट का मूवमेंट जो है उत्तर पूर्व दिशा की तरफ होने लगा और हिंद महासागर का विस्तार होने लगा। यहाँ पर आप जब देखेंगे इसके क्या प्रूफ है, तो यहाँ कटक पाया जाता है, हिंद महासागर में मिड रिज पाया जाता है कटक, जो प्रदर्शित करता है कि यहाँ पर लावा निकल करके जो है नया सागर का तल बनाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हिंद महासागर का विस्तार होता गया और भारतीय प्रायद्वीप उत्तर की तरफ बढ़ता हुआ धीरे धीरे यूरेशिया प्लेट के निकट पहुंचता गया और टेथिस सागर धीरे धीरे सिकुड़ता हुआ एक टेथिस जियोसिंक्लाइन में तब्दील हो गया, परिवर्तित हो गया, जिसमें भारतीय महाद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप और यूरेशिया महाद्वीप दोनों तरफ से नदियां ला ला करके अवसादों को पाटने लगी और वो अवसाद उसमें जमा होते रहे। जब भारतीय प्लेट और ज़्यादा उत्तर की तरफ खिसकती गई तो दबाव बढ़ने की वजह से टेथिस भूसन्नत में भरा हुआ अवसाद तीन चरणों में वलित होकर के क्रमशः महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय का निर्माण करता है। सबसे पहले महान हिमालय का निर्माण हुआ और उसकी ऊंचाई जब 4000 से 6000 मीटर तक हो गई तो उसने जो है हिंद महासागर की तरफ से आने वाली मानसूनी हवाओं को रोक करके भारत की तरफ वर्षा प्रारंभ कर दी, जिसकी वजह से अनेक नदियां विकसित हुई और महान हिमालय चूंकि 4400 से अधिक ऊंचा हो गया था, इसलिए उसके ऊपर बर्फ जम गई और वहां पे हिमनद विकसित हुए, जिससे अनेक नदियां निकली। उन नदियों ने हिमालय को काट काट करके बचे हुए टेथिस भूसन्नत में भरना प्रारंभ किया और जल्दी ही वो भी भर गया और चूंकि भारतीय प्लेट अब भी उत्तर की तरफ गति कर रही थी, इससे पुनः एक फोल्ड, एक मोड़ पड़ा जिसे मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। और फिर यही घटना घटित होती है और कुछ समय बाद एक नया वलन पड़ता है जिसको शिवालिक श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय का निर्माण होता है। भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे गलने की वजह से मैग्मा की अधिकता होती है बेनी ऑफ जोन में। यह मैग्मा दक्षिण की तरफ प्रवाहित होकर के हिंद महासागर के मध्य में कटक के सहारे निकलता है और हिंद महासागर की तली का प्रसरण करता है और उसी बल की वजह से, उसी मैग्मा के बल की वजह से जो लावा निकलता है, जो भारतीय प्लेट है वो उत्तर की तरफ गति करती है। कुछ मैग्मा हिमालय पर निकलने की कोशिश में बल लगाता है और जिसकी वजह से हिमालय क्षेत्र में भूकंप आते हैं। प्रारंभ में वहां पर ज्वालामुखी घटनाएं भी हुई होंगी जब हिमालय इतना ऊंचा नहीं रहा होगा, जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम भूमध्य महासागर में देख सकते हैं स्ट्राम्बोली वगैरह जो ज्वालामुखी हैं वो उद्गारित होते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतीय प्लेट का उत्तर की तरफ खिसकाव अब भी जारी है। हालांकि पूर्व में जो 18 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से प्लेट बढ़ रही थी वह अब 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से उत्तर की तरफ गतिमान है, उत्तर पूर्व की तरफ गतिमान है और एंटी क्लॉकवाइज घूम भी रही है। इसी वजह से आप देखेंगे कि जो है बंगाल की खाड़ी भी एक जियोसिंक्लाइन में तब्दील हो रही है। आगे हम पढ़ेंगे कि बंगाल की खाड़ी भी धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही है, उसमें भी अवसाद भर रहे हैं। भविष्य में वहाँ पे क्या होने वाला है शायद हम लोग नहीं होंगे तब। 100 वर्ष में महान हिमालय अब भी 20 सेंटीमीटर और शिवालिक 10 मीटर तक ऊपर उठ जाता है। हिमालय अब भी ऊपर की तरफ उठ रहा है, इसके प्रमाण जो है वहाँ की नदियों की प्रकृति से देखे जा सकते हैं, क्योंकि नदियां अब भी अपनी घाटियों को और गहरा कर रही हैं और यह तभी संभव होता है जब किसी धरातल का उत्थान हो रहा हो, यानी कि हिमालय अब भी ऊपर की तरफ उठ रहा है, इसीलिए नदियां युवा अवस्था में हैं और वहाँ जो उपस्थित झीलें हैं उसके
तल भी, उसकी तलियां भी जो है ऊपर की तरफ उठती हैं। इन सबसे प्रमाणित होता है कि हिमालय अब भी जो है ऊपर की तरफ उठ रहा है और यह वलित पर्वत विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। अब यहाँ पे एक हमने फैक्ट वाली चीज और आपको बताई थी कि शिवालिक नदी या इंडो ब्रह्म नदी क्या है। तो हिमालय के निर्माण के समय जब महान हिमालय और मध्य हिमालय बन चुका था, तब टेथिस सागर एक बहुत सकरे सागर में तब्दील हो गया, जो बिल्कुल एक नदी सदृश दिखाई पड़ता था और वह पूरब से पश्चिम यानी अरुणाचल प्रदेश की तरफ से जो है पंजाब की तरफ प्रवाहित होता था। उसको शिवालिक नदी या इंडो ब्रह्म नदी कहा जाता है। हालांकि उसका अस्तित्व अब नहीं है, क्योंकि वहां पर अवसाद के निक्षेपण से अब वलन पड़ने से शिवालिक रेंज बन गई है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। आशा है कि प्लेट टेक्टोनिक्स के माध्यम से जो हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या है आप कर लेंगे और इसमें बहुत से आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी बनेंगे। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि इस चैप्टर को देखने से पहले या देखने के बाद आप प्लेट टेक्टोनिक्स के मेरे 2 चैप्टर जरूर हैं। उन वीडियोज़ की क्वालिटी हो सकता है उतनी अच्छी ना मिले, प्रारंभ के वीडियो हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट की क्वालिटी बिल्कुल सही है, तो उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। और उस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हाँ, हमने ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो देखा है, क्योंकि इससे आपका जो प्लेट टेक्टोनिक्स से संबंधित जो फैक्ट है, जो कॉन्सेप्ट है, वो दोनों चीज़ों को अगर मिला के आप देख लेंगे तो आपका इंडियन ज्योग्राफी में हिमालय की जब व्याख्या करने को आएगी वो कर लेंगे। और विश्व में किसी भी वलित पर्वत के निर्माण की व्याख्या या ज्वालामुखी उद्गार या भूकंप की व्याख्या करने के लिए जब आपको प्रश्न दिया जाएगा तो बहुत सहूलियत होगी। निश्चित मुझे विश्वास है कि ये चैप्टर आपको समझ में आया है। अगर कोई भी इससे संबंधित प्रश्न या आपको कमेंट करना है तो कमेंट में ज़रूर करें। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, जब हम चर्चा करेंगे। हिमालय की निर्माण को हम पढ़ चुके हैं, अब हम हिमालय के विभाजन को पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, और वो प्रीलिम्स और एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।